वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। मैं हूं मीता, आपकी नीट काउंसलर एडवाइजर, और मैं आपको इस वीडियो बताने वाली हूं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे करते हैं। आप सभी को पता है एग्जाम आपका हो चुका है, ओएमआर शीट रिलीज हो चुकी है और अब कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स आने के बाद आपको पता है कि सभी बच्चे काउंसलिंग में लग जाते हैं और इस बार सीट्स बढ़ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि जिन बच्चों को भी थोड़ी टेंशन थी ना, उन बच्चों की टेंशन दूर हो गई है, स्पेशली छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पर ओपन हुए हैं और बहुत ही प्री एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी सीट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और हो सकता है आपको बहुत अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते हैं इस बार नीट लीक हुआ था, तो इस चेन को खत्म करते हुए, इस लूप को खत्म करते हुए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि आपको एक एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं एमसीसी की काउंसलिंग। सबसे पहले बता देती हूँ कि काउंसलिंग पहले समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप सभी ईच एंड एवरी स्टेप समझिए, इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलने वाली है और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि अब आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा काउंसलिंग होती कैसे है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप काउंसलिंग में बैठें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं और आपके पास नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, सबसे पहले ये एमसीसी है क्या? ये है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। अब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीट में हमें दो तरीके की सीट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एक हो गया हमारा 15% और एक हो गया हमारा 85%। ठीक है, अब जो 85% होता है वो तो हमारी स्टेट काउंसलिंग होती है बच्चों, जो कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट से होती है, जिसके ब्रोशर आउट हो रहे हैं। अभी तमिलनाडु का ब्रोशर आउट हुआ है, तो पंजाब का ही ब्रोशर आउट हुआ है, तो हमें ये सब चेक करते रहना है ताकि हम अपना फॉर्म जो है वो मिस ना करें और सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो 85% होती है, बाकी जो 15% होती है बच्चों वो होती आपकी एमसीसी, यानी कि ऑल इंडिया कोटा से आपको किस नंबर पे क्या कॉलेज मिलने वाला है वो आपको एमसीसी बताएगी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों आयुष की, तो आयुष का जो काउंसलिंग करवाता है बच्चों वो करवाता है AA CCC के थ्रू आपके आयुष की काउंसलिंग होती है। ठीक है, जो ही बच्चे 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल से इसमें तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए ही। आयुष में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके एडमिशन होने के, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों बीवीएससी की, तो वो आपका होता है वीसीआई से। ठीक है, वीसीआई जो आपकी वेबसाइट है वहां से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, विटनरी की बात करूं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों एमसीसी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कितने परसेंट सीट किस में बटी हुई है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एमसीसी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं मेनली। ठीक है, अब अगर बात करें बच्चों ऑल इंडिया कोटा की, तो ऑल इंडिया कोटा आप समझ गए होंगे कि इसमें आपकी डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। अब डोमिसाइल आप सभी को पता है कि भाई स्टेट जो होता है, स्टेट का जो बच्चा होता है उसके पास डोमिसाइल होता है, यानी कि वो वहां का रहने वाला है और वो उस जगह का यानी कि उस स्टेट का 85% सीट्स ले सकता है। बट जो 15% सीट्स होते हैं उसमें सारे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन सी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपको 15% जो मैंने सीट्स बताई, सारे स्टेट में आपको 15% सीट्स मिलेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं 100% जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है पूरा ओपन है, तो आपको वहां पर सीट मिलने वाली है। 100% आपकी एम्स में सारी की सारी सीट्स आपको मिलने वाली है वहां पर। जवाहरलाल जिपमर की बात करें वहां भी आपको सीट्स मिलने वाली हैं प्रॉपर। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ भी आपकी 100% है। 15% सीट्स जो है यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू में, आपकी आईपी यूनिवर्सिटीज में, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है वीएमएमसी आता है, अटल बिहारी वाजपेयी आ गया, है ना। तो इसमें आपको 15% देखने का चांस मिलता है। अब अगर डेंटिस्ट्री की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया और
हाँ, जो सीट्स होती हैं 15% ESIC कॉलेजेस की आपको AIQ यानी कि MCC से डिलीवर होती हैं और इसकी काउंसलिंग MCC करवाता है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें बच्चों, तो जितने भी मैंने परसेंटेज बताए अब उसके अंदर भी रिजर्वेशन है। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो आपको 15% SC कैटेगरी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें ST कैटेगरी की 7.5% डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। OBC का यानी कि 27%। मेक श्योर करना OBC आपका EWS बिल्कुल न्यू सर्टिफिकेट आपके पास हो, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। EWS आपका 10% हो गया। PWD जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 5% आपका देखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्राइवेट और डीम्ड में क्या अंतर है। तो देखो बच्चों, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो UGC रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना, वो स्टेट के रूल्स में डिफाइन नहीं किए जाते। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स यानी कि 100% जो सीट्स होती हैं वो आपके ऑल इंडिया कोटा से ही होती हैं। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके MBBS करने के डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब बात करते हैं नीट। तो आपको क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डोमिसाइल नहीं है, ऑल इंडिया कोटा यानी कि नो डोमिसाइल इज नीडेड, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोग इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर होंगे, कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद कोई रिजर्वेशन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई बच्चा यहाँ पर आ सकता है। मेनली हमको यहाँ पर माइनॉरिटी देखने के लिए मिलती है। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, ठीक है, OCI कैंडिडेट्स ट्रीटेड सेम एज इंडियन सिटीजन्स। जो NRI होंगे वो भी ऐसे ही सेम माने जाएंगे आपके UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर। अगर हम बात करें, कुछ कॉलेजेस में आपके जैन माइनॉरिटी होता है, कुछ कॉलेजेस में आपके मुस्लिम माइनॉरिटी होता है। अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो हमदर्द में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है दिल्ली का, ठीक है। हम बात करते हैं, अगर आपकी राउंड 3 में सीट वेकेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि राउंड चलते रहते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, फिर राउंड 3 होता है। अगर राउंड 3 में आपकी सीट वेकेंट हो जाती है तो आपकी जो ये माइनॉरिटी वाली सीट्स है ना बच्चों, वो आपकी अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम्स की काउंसलिंग कैसे होती है। अगर मैं एम्स की काउंसलिंग बात करूं, नीट तो आपको पास करना ही होगा कि कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी सेम रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई है। SC की 15%, ST की 7.5%, OBC की 27%, EWS की 10% एंड PWD की 5%, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी राउंड 3 में सीट खाली हो जाती है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी से अनरिजर्व चला गया था, इसमें क्या होगा बच्चों, ST PWD का जो कैंडिडेट होगा वो ST में, यानी कि जो सीट जो होती रिजर्व्ड होती है वो आपकी ST में कन्वर्ट हो जाएगी। SC PWD SC में कन्वर्ट हो जाएगा, अनरिजर्व PWD अनरिजर्व में चला जाएगा, OBC PWD OBC में, ST आपका SC में, SC अनरिजर्व्ड में, EWS अनरिजर्व्ड में एंड फॉरेन जो नेशनल है वो अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड राउंड में, अगर आपकी सीट बची रहती है तो। अगर हम बात करें ESIC कोटा की, तो ये बहुत ही बढ़िया कोटा माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लो कट ऑफ में भी आपको कॉलेज मिल जाता है अगर आपके पेरेंट्स इंश्योर्ड पर्सन हैं, अगर आपके पास पहचान पत्र है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ESIC जो होता है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, जो कि मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इंश्योर्ड वर्कर्स को, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपका एक पोर्टल ओपन हुआ था ESIC के रिगार्डिंग, तो आई होप आप सभी ने जो ESIC में बिलोंग करते हैं आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि एक लिस्ट निकलती है ESIC की, अगर आप उस लिस्ट में हैं तभी आप माने जाते हैं कि आप ESIC कोटा में हैं, ठीक है। अब क्या बात हुई, नीट आपको एलिजिबल होना चाहिए यानी कि पास आउट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंश्योर्ड पर्सन, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, अगर आपके पेरेंट्स इंश्योर्ड पर्सन है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। आपकी ऑफिशियल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। कोई डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब हम MCC की बात करते हैं तो कोई डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी आपका सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, यानी कि
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि अगर हम BHU की बात करें, अगर उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो नीट आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें तो कौन कौन से कवर्ड रहते हैं? लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, UCMS यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें इंक्लूड है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, है ना, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, ये सारे कॉलेजेस आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वही 15% एंड 85% जो मैंने आपको बताया। 15% यानी कि MCC काउंसलिंग इसमें आपको सीट दिलवाएगा, काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन कौन से? वर्धमान, ठीक है, VMMC SGS जो हो गया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपके IP यूनिवर्सिटीज के अंदर आ गए, ठीक है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम रहेगा 15 और 85, ठीक है। अगर हम बात करें 15% में तो कोई डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं है। 85 में आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कॉलेज, उसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमिटी हैज़ नो रोल इन डिसाइडिंग दीज रूल्स, यानी कि जो 85% सीट्स होती हैं उसमें MCC का कोई रूल नहीं होता, ये स्टेट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जन रूल है वो सेम रहेगा आपका। अगर आप चिल्ड्रन ऑफ वॉर पर्सनल हो तो भी आप इसका कन्वर्जन सुन लो कि आपकी अगर ST CW है तो वो ST में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका SC CW SC में, अनरिजर्व CW अनरिजर्व में, OBC CW OBC में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ST आपका SC में और SC आपका अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ईच एंड एवरी डिटेल ध्यान से देखनी, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किस राउंड में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हो अपनी काउंसलिंग के लिए तो आपको 2 तरीके की फीस देनी होती है। एक आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, दूसरी आपको देनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए आपको वापस, क्योंकि वो रिफंडेबल होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे, नहीं तो बहुत सारे पैसे आपके फॉरफिट हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो बच्चों, ठीक है। और जब आप बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत जगह आपको सिक्योरिटी मनी देनी होती है, और जब आप रूल नहीं मानोगे तो हर जगह से आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना वीडियो ताकि आपको समझ में आए ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों DU मेडिकल यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने सारे कॉलेज आपको बता दिए थे। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज UCMS, ठीक है, इसका कोटा ही मैंने आपको बता दिया है 1585%। और एलिजिबिलिटी क्या है 85% की, कि आपको बच्चों दिल्ली के अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में हो ना, आपने कुछ भी किया हो, अगर आप 11th-12th वहां से नहीं पढ़े हैं तो आप वो 85% सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मेक श्योर करना ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ रूल्स होते हैं उसको भी गो थ्रू करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि MCC डिसाइड नहीं करेगा आपकी 85% सीट्स, ठीक है। उसके बाद CW का आपको मैंने बता दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेट कोटा, CW जो है वो स्टेट कोटा के लिए ही डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेम है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो बच्चों ये अपनी खुद की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि कहीं जगह कुछ रूल्स होते हैं, कहीं जगह कुछ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम AFMC की बात करते हैं बच्चों, तो AFMC के खुद के रूल्स होते हैं कि वो किन बच्चों को लेना चाहता है, MCC सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो इसे खुद के रूल्स होते हैं रिजर्वेशन के, है ना। सीट रिजर्वेशन कैटेगरी जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इंटरनल कैंडिडेट्स इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इंटरनल कैंडिडेट्स क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ स्कूल्स हैं, अगर आप वहीं से पढ़े हुए हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है जब आप MBBS करने जाते हो या फिर डेंटिस्ट्री करने जा रहे हो जामिया मिलिया में, ठीक है। अगर स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट तो देखें ही, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें चेक करें, जब अभी इस बार और आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में, है ना। अगर बात करें कि डज नॉट डिसाइड एलिजिबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया MCC एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं करता, जामिया अपने रूल्स खुद बनाता है, खुद बताता है, ठीक है। इंटरनल मैंने आपको बताया कि वहीं से ही आपका 11th-12th होना चाहिए, या क्लास
आपकी वहीं से स्कूलिंग होनी चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट वहाँ के आप होने चाहिए, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। नॉट एलिजिबल फॉर इंटरनल कोटा, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो अगर आपने डिस्टेंस या ओपन लर्निंग की हुई है वहाँ से, तो आप एलिजिबल नहीं हो इंटरनल कैंडिडेट्स के अंडर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें वीएमसी आता है, आपका एबीवीआईएमएस आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, दोनों की सीट ऐसे डिवाइडेड है 1585% सीट्स। ठीक है, उसके बाद बात करें आपकी स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी की, तो मैं बता चुकी हूँ, दिल्ली से आपको 11th-12th रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से किया होना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी सेम रहेगी आपकी, और चाइल्ड ऑफ वॉर पर्सनल भी सेम रहेगा। ठीक है, अब एएमयू की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स आपकी ओपन होती हैं, कोई यहाँ डिवीजन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एएमयू का इंटरनल कोटा होता है, जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देखा, और कुछ एनआरआई सीट्स आपको देखने मिलती हैं। ठीक है, और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम कुछ पेड होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रिजर्वेशन एएमयू ओपन सीट्स, नो कैटेगरी कुछ देखने नहीं मिल रहा, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर आपको 5% पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, और इंटरनल कोटा वही है जो कि ऑल सीट्स आर ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड बट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल कैंडिडेट्स। अब कौन है जो कि एएमयू रूल्स के मुताबिक जो आप देखेंगे, और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि अभी जब नया आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी, आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और जो न्यूली यानी कि तुरंत जो रूल्स आए हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेटेड रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप वहां पर एडमिशन ले रहे होते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही, एमसीसी वर्सेस अगर एएमयू की बात करें, तो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, लिस्ट शेयर करता है आपकी एमसीसी, बाकी के सारे काम आपके एएमयू करती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपकी इंटरनल कोटा वही देखेगी, फाइनल अथॉरिटी ऑन हु क्वालिफाइज, वही अथॉरिटी आपकी देखेगी कि कौन इंटरनल कोटा से बिलोंग करता है। ठीक है, एमसीसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बीएचयू की बात कर लेते हैं बच्चों। बीएचयू में क्या होता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू की बात करो, यहाँ पर डेंटल इंस्टीट्यूट भी है, 100% आपका ओपन है, कोई डोमिसाइल नहीं चाहिए, कोई स्टेट कोटा नहीं चाहिए, कोई इंटरनल कोटा नहीं चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी यही देखने के लिए मिलेगी जो मैंने आपको पहले बताया, एलिजिबल होना चाहिए, क्वालिफाई नीड आपका होना चाहिए, और सीट कन्वर्जन जो राउंड 3 का रूल है वो भी सेम है। एएफएमसी की बात कर लें तो एएफएमसी में नीट बस इनफ नहीं होता, इसके बाद आपके बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टेस्ट हैं, टोलर टेस्ट होता है, पैट टेस्ट होता है, जिसका मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। एएफएमसी का डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगा कि कैसे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि एमसीसी का क्या रूल है, तो कोई रूल नहीं, बेसिक ये है कि आपका जो पूरा लिस्ट है बच्चों का, वो आप प्रोवाइड करता है एएमयू, आर्म फोर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करता है, बाकी सारी की सारी काउंसलिंग आपकी एएफएमसी ही कराती है, टेस्ट लेती है, और फिर देखती है कि वो बच्चा एलिजिबल है उस कॉलेज के लिए कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सीट अलॉटमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, आपका इंग्लिश टेस्ट होता है ना, रीजनिंग होती है, हर एक चीज़, और इंटरव्यू भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू भी होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको एएफएमसी में देखने के लिए मिलेंगी, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, अब जिपमर की बात कर लेते हैं। 2 जिपमर है आपकी, पुडुचेरी और कराईकाल में। ठीक है, उसमें भी आपको जो है एमसीसी डज नॉट कंट्रोल, नहीं करता कंट्रोल आपकी, जैसे कि एएफएमसी में नहीं कर रहा है वैसे ही आपका जिपमर में नहीं करेगा। और जो इंटरनल एलिजिबिलिटी है उसके लिए, क्योंकि जो जिपमर है उसकी एक इंटरनल जो रिजर्वेशन है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे आपके उसमें है एएफएमसी में है, और आपके जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है। ठीक है, एएफएमसी में नहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको देखने मिलता है, वो आपका जिपमर में ही बताया जाएगा। ठीक है, एडमिशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन नीट रैंक, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो आपकी जिपमर डिसाइड करेगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड अंडर आईपी यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, एमसीसी आपकी
करती है, पूरा मतलब इंट्रोड्यूस करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी आपका काउंसलिंग। सेंट्रल नर्सिंग कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। नीट आप क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी वही लगेगी और CW रिजर्वेशन भी आपका वही देखने के लिए मिलता है। सेम आपका इसी में अप्लाई होगा बच्चों, ठीक है। आगे अब देखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। देखो बच्चों, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका सिंपली इतना है कि ये रिफंडेबल होता है अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस माने तो। नहीं माने तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आपको 2 लाख रुपए देने होते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो अनरिजर्व में आपको 10,000 रुपए देने होते हैं और ST SC OBC में आपको 5,000 रुपए देने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फीस तो अलग से देना ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं राउंड्स की। अब राउंड्स 1 2 3 मॉप अप राउंड, स्ट्री राउंड ऐसे चलता है। थर्ड राउंड को भी मॉप अप राउंड कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ध्यान से सुनो, कब आप आगे जा सकते हो, कब आप नहीं जा सकते हो, कब फीस फॉरफिट होगी, ध्यान से सुनना। अभी का जो वीडियो, अभी का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। MCC की वेबसाइट पर जाकर आप रिसर्च करोगे, दोनों फीस भरोगे। उसके बाद आपको अपने सारे के सारे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट में गलती करते हैं और उन्हें गलत कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। नहीं करना है ये बात, क्योंकि हमें चॉइस फिलिंग करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा बच्चों। अगर आपको अपनी रिफंडेबल फीस चाहिए तो प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल ध्यान से बनानी होगी, ये किसमें आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने गलत कॉलेज भरा हुआ है और उन्हें वो मिल गया था, जिसके वजह से उनकी फीस फॉरफिट हुई है। प्लीज़ मेक श्योर करो, हाईएस्ट प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखो, फिर अपने कॉलेज की लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब बात करें, टॉप चॉइस आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है। MCC अलॉट सीट करती है आपकी नीट रैंक के ऊपर, आपके मार्क्स के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर बात करें, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आपको, जो आपका कॉलेज आपको अलॉट ही हुआ है उसमें आपको वहां जाना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाने पड़ते हैं और आपको बताना पड़ता है कि अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तब तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा, आपको वहां से परमिशन लेनी होगी कि हम आगे अपग्रेड करने वाले हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 चॉइसेस होते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, जो मैंने बता दिया, खत्म आपका काम। अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो भी मैंने आपको बता दिया कि परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है राउंड 1 में तो आप नॉर्मली राउंड 2 में चले जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा। अब राउंड 2 में आते हैं, क्लियरली बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है राउंड 2 में? पहला तो आपने राउंड 1 में रजिस्टर किया, आपको सीट नहीं मिली, जो मैंने आपको बताया सीट नहीं मिली है आपको, तो आप राउंड 2 में रजिस्टर मत करो, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर किया है बट ज्वाइन नहीं किया राउंड 1 में, ज्वाइन ही नहीं किया, छोड़ दिया आपने, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कौन करेगा? अगर आपने राउंड 1 को ही मिस कर दिया है, नहीं उसमें रजिस्टर किया है, तो आप राउंड 2 में जाके रजिस्टर करोगे। उसके बाद दोनों आपको फीस भरनी होगी, ठीक है। फिजिकल जो आपकी रिपोर्टिंग है बच्चों राउंड 2 की, वो आप सीट अलॉट हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज जाना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और एक्सेप्ट कर सकते हो सीट, अगर आपको वो सीट पसंद आ गई है तो। अपग्रेड भी कर सकते हो राउंड 3 में जाके, यानी कि कॉलेज जाओगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे और बोलोगे मैम मैं राउंड 3 में जाना चाहता हूँ आगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब अपग्रेड रूल क्या कहता है? अपग्रेड रूल ये कहता है कि अगर आपने रिजाइन कर लिया है, यू मस्ट लीव रिजाइन। पहले तो राउंड 1 की जो सीट आपको प्रोवाइड कर दी गई थी वो आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप राउंड 2 की सीट में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन न्यू, बेटर कॉलेज आपने ले लिया है, ठीक है, क्योंकि राउंड 2 में आपको बेटर कॉलेज मिल गया है, कैन नॉट गो बैक, पिछले वाली सीट में नहीं जा सकते, जो मैंने बताया छोड़ दिया है आपने, जो छोड़ना पड़ेगा ही भाई, 2 सीट थोड़ी लोगे, राउंड 1 में आपको सीट मिली, ठीक है, वो आप छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप अपग्रेड कर गए हो राउंड 2 में, तो राउंड 1 की सीट आपको पूरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं पेनल्टी रूल की।
अब पेनल्टी रूल मतलब कब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर राउंड 2 में आपने ज्वाइन ही नहीं किया, आप फिजिकली गए ही नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए ही नहीं, तो इसका मतलब होता है कि आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपने छोड़ दी है वो सीट, तो आपकी सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी, क्योंकि आपने सीट छोड़ दी है, रिजाइन कर दिया, इसे हम रिजाइन कहते हैं। यानी कि आप फिजिकल अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने नहीं गए, रिपोर्ट ही नहीं किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब फॉर फ्रेश राउंड 2 कैंडिडेट्स, जो फ्रेशली राउंड 2 कैंडिडेट्स हैं, इफ यू रजिस्टर्ड इन राउंड 2 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट, अगर आप राउंड 2 में फर्स्टली अगर आए थे, कोई सीट भी नहीं मिली आपको, तो आप डायरेक्टली राउंड 3 में चले जा सकते हो, रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये राउंड 1 राउंड 2 में जा रहे थे, आपको कोई सीट ही नहीं मिल रही थी, तो आपको कोई गलती ही नहीं है। जब आपकी कोई गलती नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है दोबारा रजिस्टर करने की। अब आते हैं राउंड 3 में। राउंड 3 सबसे ज़्यादा और राउंड 2 सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें आपके पैसे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे पैसे आपके चले जाएंगे, जो सिक्योरिटी मनी थी 2 लाख रुपए अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए दिए थे तो। अब राउंड 3 की बात आते हैं। राउंड 3 की बात करें, किसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है? जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया, राउंड 2 में नहीं किया ही नहीं रजिस्टर, अब राउंड 3 में जाके कर लो, दोनों आपको फीस फिल करनी होगी। किसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है? जो कि फ्रेश किसको करना है? हु नेवर रजिस्टर्ड बिफोर राउंड 1 और राउंड 2, वही मैंने बताया कि जिसने राउंड 2 और राउंड 3 में किया ही नहीं है वो रजिस्टर वो भी करेगा, मतलब राउंड 3 में आप फ्रेशली रजिस्टर कर रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। और जिनको मिला ही नहीं कोई कॉलेज राउंड 1 और राउंड 2 में, वो भी दोबारा करने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि राउंड 1 राउंड 2 में मिला नहीं, तो अब राउंड 3 में आप ऐसे ही प्रवेश कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है फीस भरने की। जिसने राउंड 1 राउंड 2 में पैसे ही नहीं दिए, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसको देने की ज़रूरत है। और जिसने रिज़ाइन कर दिया था राउंड 2 में, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब उसकी फॉरफिट हो गई सीट, अब उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की। नो एग्जिट आफ्टर ज्वाइनिंग। यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने एक बार सीट ज्वाइन कर ली राउंड 3 की, आप रिजाइन नहीं कर सकते और आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी सीट भी नहीं छोड़ सकते और आप आगे यानी कि स्ट्रे राउंड्स में भी नहीं जा सकते, ध्यान से रखना, ठीक है। अपग्रेड रूल क्या कहता है? अगर आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड हो गए तो आपको राउंड 2 की सीट छोड़नी पड़ेगी। राउंड 2 पे पहले नहीं जा सकते, आप पीछे नहीं जा सकते, आप राउंड 3 मिल गई तो वही आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, यही चॉइस है। अब पेनल्टी क्या कहती है कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो राउंड 3 की भी सीट आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे बच्चों। इतना ज्यादा क्रूशियल है कि अगर आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो तो आपकी ये जो काउंसलिंग है हट जाएगी, आप उससे बाहर हो जाओगे, आपकी फीस भी चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें कि अगर आपने न्यूली रजिस्टर किया है राउंड 3 में और कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, ठीक है। इफ अपग्रेडेड इन राउंड 3 नो क्लेम ऑन ओल्ड सीट, यानी कि अगर आप राउंड 3 में अपग्रेड कर गए हो तो पुरानी कोई भी सीट में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते। अब आते हैं फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। अगर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कब होगी? जब आपने यू मस्ट रजिस्टर अगेन टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड, यानी कि आपको मतलब कि स्ट्रे राउंड में फिर से करना ही पड़ता है, चाहे आपने पहले किया हो या ना किया हो, ठीक है। उसके बाद कौन एलिजिबल नहीं है? अगर आपको सीट मिल गई थी पहले, कोई भी राउंड चल रहे थे उसमें आपको सीट मिल गई थी, आप एलिजिबल नहीं हो, और या फिर आपको कोई स्टेट काउंसलिंग में सीट मिल गई थी, तब भी आप एलिजिबल स्ट्रे राउंड्स में नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपको रिमूव कर दिया जाएगा भाई आपके नाम को ही, क्योंकि आपने सीट ही नहीं ली है पिछले राउंड्स में, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग इज कंपलसरी हो जाती है इफ यू गेट अ सीट। अगर आपको स्ट्रे राउंड में सीट मिलती है, ज्वाइनिंग कंपलसरी है, ज्वाइन करो वो कॉलेज, नहीं ज्वाइन करते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी और आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? सिंपल फंडा ये है कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है, ज्वाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, नहीं तो आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी।
और ये नहीं करने देना है। सबसे बड़ा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि आप लोग को जागरूक करें कि कब आपकी सिक्योरिटी मनी आपके हाथ से ना जाए। ठीक है, अब मेन चीज पे आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब आपको कोई सीट अलॉट होती है। तो सबसे पहले तो आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर, आपका नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, जस्ट तैयार रखना सब, ऐसे क्या बोलते हैं प्रिंट आउट करके अच्छे से रखना। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो भी है आपके, मतलब कि सर्टिफिकेट जो आपका है, नहीं है तो टेंथ का सर्टिफिकेट चलेगा, मार्कशीट उसकी, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोज, मेक श्योर करना कि वाइट बैकग्राउंड हो उसमें। ठीक है, उसके बाद अपनी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इसमें से कोई भी चलेगा। उसके बाद अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं, आपके पास ओसीआई कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल होते हो, SC ST OBC है ना, स्पेशली OBC EWS, उसका न्यूली बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और OBC NCL सर्टिफिकेट अगर आप इसमें आते हो तो, ठीक है, सब कास्ट का भी सर्टिफिकेट है ना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही रखना, उसकी मल्टीपल कॉपीज कैरी ज़रूर करना जब आप अलॉटमेंट के लिए जाते हो तो। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो मेक श्योर करो कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके राउंड्स हैं उसको ध्यान में रखो कि भाई 3rd राउंड में तो हमें सीट्स नहीं छोड़नी है, कोई भी हमें सीट मिले हमें सीट नहीं छोड़नी है। और अगर कहीं सीट मिलती है राउंड 2 में, जैसे आप अपग्रेड कर रहे हो, तो प्लीज़ जाके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वहां पर आप अपग्रेड का ऑप्शन दो। ठीक है, रिजाइन मत करना। ठीक है, फ्री एग्जिट कर सकते हो फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप रिजाइन कर सकते हो, वहां पर आपको फीस मिल जाएगी, आपकी रिफंडेबल फीस। बट राउंड 2 से आपकी चीजें क्रूशियल होने लगती हैं, इंपॉर्टेंट होने लगती हैं, यहां पर आपको अपनी सिक्योरिटी मनी बचा के रखनी है बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और सारी जो मैं आपको कट ऑफ भी बताती रहती हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने कॉलेज जा पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों काउंसलिंग। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ लगूं, ठीक है, मैं स्पेशली मध्य प्रदेश और राजस्थान और कुछ 1-2 स्टेट और संभाल रही हूँ, केटर कर रही हूँ, मैं खुद से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है अगर आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो। ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, आप इसमें भी क्वेरी पूछ सकते हो। टेलीग्राम आप स्कैन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है, सारे नोटिफिकेशन अलर्ट्स वहां पर दिए जाते हैं, कट ऑफ्स दिए जाते हैं, तो इसको तो स्कैन करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 2 बैचेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है बच्चों, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव कोई काउंसलिंग का बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो इसको सीरियस लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 1 प्रो काउंसलिंग बैच की बात करूं बच्चों, तो इसमें आपका पहले 8,000 समथिंग इसका प्राइस है। ठीक है, 50% ऑफ करके मिल रहा है। बट अगर आप MTG कोड यूज करते हो ना बच्चों, अगर आप MTG कोड यूज करते हो 2% और हो जाएगा, लगभग आपको बच्चों ये बैच 4,300 के अराउंड देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। क्या मिल रहा है आपको, काउंसलिंग पोर्टल यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। पोर्टल में प्रिडिक्टर टूल है, सारी गाइड बुक्स हैं, सारी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएंगी, आपको बॉन्ड पॉलिसी, वहाँ का प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ देखी जाती, हर एक कॉलेज की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन कैसे होता है सब बताया जाएगा, आपके साथ डेली जूम सेशंस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड हो रहा है। मैं और मेरी टीम आपके साथ लगकर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपके ड्रीम कॉलेज पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, आप हम पे भरोसा करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है आपका बैच का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में है, उसमें आप जाओ, MTG कोड लगाओ
और 52% का आपको ऑफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वन काउंसलिंग जो है वो तो करीब करीब 2,000 रुपए का ही है, तो विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर 1-to-1 काउंसलिंग आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इस बैच में आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर बैच का लिंक में जाकर आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो नंबर पे कॉल करके क्वेरी पूछ सकते हो। काउंसलिंग फॉर्म भी दिया गया है, उस पे भी आप लिख कर जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको केटर करूंगी। और अगर आप चाहते हो हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करें और आपको बेस्ट कॉलेज पहुंचाएं बच्चों, तो आप कोड लगा सकते हो। और वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना, ताकि कोई भी आपको डाउट हो सारे के सारे वीडियोस में लेके आऊंगी, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए काउंसलिंग को देखते रहना, समझते रहना, ताकि आपकी ईजी हो जाए काउंसलिंग। ठीक है, थैंक यू।